हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका क्लास 11th का देख रहे हैं हम लोग हॉर्नबिल बुक को। और इस बुक में फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो खुशवंत सिंह लिखे हैं, है ना। तो इस स्टोरी में, इस वीडियो में देखने वाले हम लोग टोटल 50 के 50 MCQ के क्वेश्चन। ऑलमोस्ट सारे बोर्ड में, जितने सारे स्टेट बोर्ड का एग्जाम होता है जहाँ पर NCERT फॉलो किए जा रहे हैं, उस बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। खास करके 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में, है ना। तो मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ और आप देखना इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। अब देख लेना कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सेट किया हूँ, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। बन तो बहुत तरीके से सकते हैं, लेकिन इस 50 क्वेश्चन को कर लोगे तो इससे बाहर आपका देखना खुद ब खुद आपकी अंडरस्टैंडिंग कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। दूसरी बात है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे जो 12th क्लास में होंगे, उनको भी बताना कि जिस तरीके से मैं 11th क्लास का करा रहा हूँ, पहले स्टोरी बता रहा हूँ, फिर उसके वर्ड मीनिंग का वीडियो दे रहा हूँ, फिर उसके MCQ को दे रहा हूँ, है ना। इसी तरीके से 12th वाले बच्चों के लिए भी कर रहा हूँ। उन्हें इन्फॉर्म इसलिए ज़रूरी है करना जो आपके अगल बगल के होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे 12th में टॉप करना चाहते हैं, स्टेट बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं, खास करके इंग्लिश में 90+ स्कोर करना चाहते हैं, 100 के 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो ये MCQ वाले जो सीरीज बनाता हूँ ना मैं, स्टोरी बताने के बाद वर्ड मीनिंग बताने के बाद MCQ की जो तैयारी करवा रहा हूँ, उसका स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मेरी गारंटी इस बात की है कि जितने भी MCQ में क्वेश्चन बनाऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन MCQ के नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। उनको इन्फॉर्म करना और उनको बोलना प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने के लिए। जो टॉपर होंगे, जो टॉप करने के लायक होंगे, या फिर जुनून रखते होंगे कि मुझे भी टॉप करना है, इंग्लिश में 100 के 100 मार्क्स लाने हैं, या फिर MCQ में पूरे के पूरे मार्क्स लाने हैं, तो आप इस प्रैक्टिस बैच को उनको ज्वाइन करने ज़रूर बोलना, है ना। 12th के बच्चों को खास करके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। और इसको ज्वाइन करने के लिए इस पर क्या होगा कि एक बार आप वीडियो को देखें, उसके बाद सीधा आपको टेस्ट लगाना है कि MCQ के कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो कि नहीं। और मेरी गारंटी है कि वैसे भी बहुत इजीली समझ जाओगे अगर स्टोरी मेरे से पढ़ रखे हो। तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिस वहाँ पर कराया जाता है, ठीक है। चाहे आप 11th का स्टूडेंट हो या फिर 12th का हो, अब देखना आप किस तरीके से तैयारी कर पाओगे। बहुत मज़ा आने वाला है ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में आपको तभी ऐड किया जाएगा जब इस प्रैक्टिस बैच को आप ज्वाइन करोगे। बात करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में, उस चैप्टर के बारे में कि इससे रिलेटेड कितने सारे MCQ बन सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन लिया हूँ, पेशेंटली आपको देखना है, धैर्यपूर्वक देखना है, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 1 से 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखोगे कि कैरेक्टर्स के बारे में आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है। मतलब जितने सारे कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में, तो 2 ही कैरेक्टर हैं। एक है ऑथर जो है खुशवंत सिंह, और एक है उनकी दादी माँ, है ना। तो ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह, ऑथर, 2 ही लोग हैं, 2 ही कैरेक्टर हैं, है ना। इसमें 2 ही एक तरह से कह सकते हैं हीरोज हैं इस चैप्टर के। तो उनके बारे में आप कितना कुछ अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो, उसके बारे में क्वेश्चन देखने वाले हैं 1 से 10 नंबर क्वेश्चन के बीच। उसके बाद भी देखेंगे। यहाँ पर है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड द लेडी इन द टाइटल। मतलब टाइटल जो है, शीर्षक जो है आपके चैप्टर का, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उस लेडी और इसके जो ऑथर हैं उनके बीच में क्या रिश्ता है, इस चीज़ को आपको बताना है। तो क्या लेडी जो है वो दादी माँ है ऑथर की? दादी माँ नहीं, माता जी हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आंटी हैं? बिल्कुल नहीं। सिस्टर है? बिल्कुल नहीं। वो हैं क्या? ग्रैंड मदर, यानी कि उनकी दादी माँ है। यहाँ तक क्लियर है। फिर हु रोट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के जो ऑथर हैं वो कौन है, कौन लिखे हैं इस चैप्टर को, है ना। तो वो लिखे हैं रस्किन बॉन्ड, बिल्कुल नहीं। RK नारायण नहीं। अरुंधति रॉय नहीं। ये लिखे हैं खुशवंत सिंह। आप लोग जानते हो, कई बार मैं बता चुका हूँ चैप्टर के दरमियान में। फिर हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर्स लुक, कि उनकी ग्रैंड मदर का लुक कैसा था, वो दिखने में कैसी थी, ऑथर किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन का ऑप्शन देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा। ज़रा देखो कैसे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। यहाँ पर है क्या वो यंग और प्रेटी थी, चैप्टर में तो आया है कि वो यंग और प्रेटी थी। फिर है क्या टॉल और स्टॉट थी, मतलब लंबी और बहुत मजबूत थी, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट एंड फैट थी, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है बुक में, और डी वाला ऑप्शन भी दे रखा है। लेकिन समझने वाली बात है कि यंग और प्रेटी हैं उनकी दादी, ये ऑथर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। ये ऑथर को दूसरे लोग बताते हैं कि एक समय में तुम्हारी दादी माँ बहुत ही ज़्यादा यंग और प्रेटी हुआ करती थी, जिस चीज़ को वो बोलते हैं कि दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, है ना। मतलब वो बिलीव करना मेरे लिए मुश्किल था कि लोग कहते हैं कि तुम्हारी माँ, दादी माँ यंग और प्रेटी भी थी, ये बात मुझे हजम
नहीं होती है, चैप्टर में मैं बता रखा हूँ। तो यंग और प्रेटी का जिक्र तो चैप्टर में है, लेकिन वो ऑथर जिक्र नहीं कर रहे हैं, ऑथर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। ऑथर बोलते हैं कि उनकी दादी माँ शॉर्ट थी और फैट थी, लेकिन एक और बात वहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो स्लाइटली बेंट भी थी, यानी छोटी भी थी, मोटी भी थी और थोड़ी सी झुकी हुई भी थी। तो सी और डी दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सी तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा नहीं, क्योंकि इसमें एक वर्ड अधूरा छोड़ दिया है, वो है स्लाइटली बेंट, यानी कि थोड़े से झुकी हुई भी थी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा, जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा, वो आपका डी नंबर ऑप्शन होगा और डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रैंड मदर यूज टू कीप वन हैंड एट हर, यहाँ पर वेस्ट होगा। वेस्ट यानी कि क्या, अपने कमर पर रखती थी एक हाथ को, है ना, अपने कमर पर रखती थी। यहाँ छूट गया है, एक वर्ड लिख लेना कि एक हाथ वो अपने कमर पर रखती थी। एंड सेकेंड हैंड यूज टू कैरी, दूसरे हाथ से वो क्या कैरी करती थी, वो क्या उस दूसरे हाथ से ढोती थी। क्या चाबी रखती थी दूसरे हाथ में? बिल्कुल नहीं। क्या रुमाल रखती थी यानी हैंड करचीफ? बिल्कुल नहीं। क्या लाठी रखती थी या फिर छड़ी रखती थी? ये भी नहीं। वो सेकेंड हैंड में रोजरी रखती थी, जिसको हमेशा वो जपते रहती थी, है ना। तो रोजरी का मतलब होता है कंठी माला, तो कंठी माला वो दूसरे हाथ में रखती थी और जपा करती थी माला को। तो इसका आंसर क्या होगा? रोजरी होगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट कलर वर द ग्रैंड मदर्स क्लोथ, कि ग्रैंड मदर का जो क्लोथ्स थे, कपड़े थे, वो कौन से कलर के थे। तो वहाँ पर एक सेंटेंस आया था ना कि स्पॉटलेस वाइट में रहती थी, है ना। शी हॉबल्ड अबाउट इन हाउस एंड वॉज इन स्पॉटलेस वाइट, ये सेंटेंस था ना, एग्जैक्ट ये वाला सेंटेंस। तो स्पॉटलेस वाइट का मतलब दाग रहित सफ़ेद कपड़े में रहती थी हमेशा। तो दादी माँ के क्लोथ्स के बारे में क्या बताया गया है कि उनके कपड़े बिल्कुल ही वाइट थे, स्पॉटलेस वाइट थे। ठीक है, तो वाइट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हाउ डिड ग्रैंड मदर बिहेव इन द विलेज, विलेज में लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया करती थी, मतलब किस तरीके से वो व्यवहार किया करती थी। क्या वो लाउड थी, मतलब बहुत जोर से बोलती थी, टॉकेटिव थी, मतलब बहुत बातें करती थी? बिल्कुल नहीं। क्या रिलीजियस थी और सेरेन थी, यानी कि धार्मिक थी और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उनका दिमाग शांत हुआ करता था। सेरेन वर्ड से ही बना है आपका सेरेनिटी, है ना। कई बार मैं क्लासरूम में इसको दोहरा चुका हूँ, कई बार बच्चों से पूछ चुका हूँ कि सेरेनिटी वर्ड बना है सेरिन से, और जिसका अर्थ होता क्या है, तो सेरेनिटी का मतलब काफ़ी ज़्यादा शांतमय थी, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो धार्मिक थी, इसलिए तो माला जपते रहती थी हमेशा। दूसरी बात कि धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स भी पढ़ती थी, तो इससे पता चलता है कि उनका बिहेवियर कैसा था, बिल्कुल ही धार्मिक था, रिलीजियस था और बहुत ही शांत स्वभाव की थी। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है बिजी विथ फार्मिंग, क्या वो खेती बाड़ी करती थी? बिल्कुल नहीं। सोशली एक्टिव थी, क्या इधर उधर जाती थी फैसला पंचायती में? ऐसे तो नहीं जाती थी, है ना, फैसला पंचायती में तो जाती नहीं थी। तो साफ साफ है कि वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थी और बहुत ही ज़्यादा शांत थी। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोला है व्हाट एनिमल्स डिड द ग्रैंड मदर फीड इन द विलेज, गांव में ग्रैंड मदर कौन से जानवर को खिलाया करती थी? गाय को? नहीं जी। कैट्स को? नहीं जी। गोट्स को? नहीं। किसको खिलाया करती थी? डॉग्स को, यानी कि विलेज के कुत्ते को खिलाया करती थी, बासी चापाती, है ना। नेक्स्ट है आपका हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प द नरेटर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड में नरेटर कहने का मतलब जो इस स्टोरी को बताने वाले हैं, तो कौन बताने वाले हैं? खुशवंत सिंह, है ना, जो ऑथर हैं। तो ऑथर के चाइल्डहुड में यानी बचपन के समय में दादी माँ किस तरीके से हेल्प किया करती थी? कैसे? उनके लिए खाना पकाती थी? हो सकता है पकाती होंगी, लेकिन स्टोरी में कहीं खाना पकाने के बारे में नहीं दिया, तो इसका आंसर नहीं होगा। टोल्ड हिम स्टोरी, देखो फैबल्स तो वो कहा करती थी, है ना, फैबल्स ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब संतों की स्टोरी वो बताया करती थी, लेकिन इससे कुछ हेल्प थोड़े होता था, वो तो मनोरंजन के लिए बताती थी। तो हेल्प किस तरीके से करती थी? जैसे उनको नहलाती थी, है ना, उसके बाद उनको रेडी करती थी स्कूल जाने के लिए, कपड़े पहनाती थी, ड्रेस करती थी, उसके बाद साथ में कंपनी करती थी स्कूल जाने टाइम में, है ना। तो स्कूल जाने के दरमियान वो क्या करती थी? उनको अकम्पनी करती थी, यानी कि उसका साथ देती थी, हेल्प करती थी, है ना। मतलब कि नहलाने से लेकर के, खिलाने से लेकर के, है ना, सारे कुछ एक बंडल में बांधने से लेकर के, स्लेट हो गया, इंक पॉट हो गया, है ना, पेन हो गया, तो वो सबको इकट्ठा एक बंडल में बांध के देती थी, मतलब कि स्कूल के लिए तैयार करने में वो मदद करती थी और साथ में स्कूल भी जाती थी। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डी नंबर ऑप्शन है क्या होमवर्क करती थी उनके लिए? नहीं नहीं, होमवर्क का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है विच सब्जेक्ट डिड ग्रैंड मदर डिसलाइक सिटी इन सिटी एजुकेशन। शहर जब चले गए थे ऑथर तो उसके एजुकेशन में वो किस चीज़ को पसंद नहीं करती थी कि अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही है इनको, है ना, इसी वजह से वो चुपचाप हो जाती हैं, मतलब डिसअप्रूवल होता है वहाँ पर उनकी चुप्पी के थ्रू, है ना, मतलब वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो इंग्लिश एजुकेशन को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। ये नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर वाई वॉज द ग्रैंड मदर अनहैप्पी विथ द नरेटर्स स्कूल इन द सिटी, कि जो नरेटर हैं, स्टोरी कहने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उनके स्कूल जो शहर वाले स्कूल थे, है ना, उस चीज़ से वो अनहैप्पी क्यों थी, उनकी ग्रैंड मदर क्यों ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि वहाँ पर किसी तरीके के रिलीजियस टीचिंग्स को कराया नहीं जाता था, मतलब धार्मिक चीज़ के बारे में ही पढ़ाया ही नहीं जाता था, है ना। ही हैड नो फ्रेंड्स, नहीं, इस बात का जिक्र कहीं नहीं है। इट वॉज टू फार, क्या स्कूल दूर था, इस बात से नाराज़ थी वो, नहीं जी। क्या बहुत ज़्यादा महंगा था, ये भी बात कहीं नहीं कही गई है वहाँ पे स्टोरी में, मतलब किसी धार्मिक चीज़ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, इसी चीज़ को लेकर के ग्रैंड मदर अनहैप्पी थी, यानी कि नाराज़ थी, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11 से 20 नंबर बोर्ड थीम और टोन, जो इसके विषय हैं, थीम का मतलब इस पूरे चैप्टर का विषय है, विषय वस्तु जो सार है वो किसके बारे में, इसके बारे में देखेंगे। टोन किस अंदाज में कहा गया है, क्या मजाक मस्ती में कहा गया है, क्या सीरियस थे वो उस चीज़ को लेकर के, है ना, और फिर किसी के ऊपर टाउंट कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, क्या किस टोन में था, इसके बारे में इसके यहाँ पर देखेंगे 11 से लेकर के 20 क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है व्हाट थीम इज प्रोमिनेंटली एक्सप्लोर्ड इन द स्टोरी, स्टोरी पढ़ने के बाद आपको मुख्य रूप से क्या पता चलता है कि इसका थीम क्या होना चाहिए। तो जरा देखो, एडवेंचर यानी कि साहसिक काम के बारे में बताया गया कहानी में, बिल्कुल नहीं, वैसा कोई साहसिक कार्य के बारे में नहीं बताया गया। ह्यूमर, क्या हंसी मजाक वाली बात कही गई है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्या पॉलिटिकल अनरेस्ट के बारे में, क्या राजनीतिक अव्यवस्था जो हो जाती है, क्या उसके बारे में बताया गया, तो इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है। यहाँ पर इंटर जनरेशनल बॉन्ड, है ना, जो इंटर जनरेशनल बॉन्ड कहने का मतलब है कि दादी माँ और उनके पोते में जनरेशन का गैप होता है ना, बहुत ज़्यादा गैप होता है एज में और जनरेशन में, उसके बावजूद भी उन दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, इसी चीज़ के बारे में तो बताया गया है। नहीं बताते वो कि वी वर गुड फ्रेंड्स करके एक सेंटेंस था, है ना, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे दादी माँ और ऑथर, तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि इंटर जनरेशनल बॉन्ड मतलब जनरेशन के गैप होने के बावजूद भी दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छे से संबंध हैं, तो इसी के बारे में ये यहाँ पर स्टोरी का थीम है ना। तो थीम के बारे में पूछेगा तो ये चीज़ लिख सकते हो, इंटर जनरेशनल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका द टोन ऑफ द स्टोरी, क्या किस भाव से कहा जा रहा है, टोन मतलब समझते हो, जैसे टोन कहने का मतलब कि भाई तुम्हारा टोन ठीक नहीं है बोलने का, मतलब तुम मजाक उड़ा देते हो, कभी कभी गुस्से में बोल देते हो, तो यही सब चीज़ों को कहा जाता है टोन, है ना। तो किस टोन में कहा गया, क्या सरकास्टिक है, सरकास्टिक कहने का मतलब है एक तरीके से टॉन्ट करना, है ना, हंसी मजाक के टोन में ही बोलना, लेकिन टॉन्ट मारना मतलब ताने मारने के सेंस में, तो सरकास्टिक बिल्कुल ही नहीं है ना, हास्यास्पद बिल्कुल ही नहीं है कि किसी का मजाक उड़ाया जाए। कॉमिक है, कॉमिक मतलब भी एक तरीके से कॉमेडी टाइप का है, क्या वो हंसी मजाक का चीज़ है, बिल्कुल नहीं है। इनडिफरेंट मतलब एक दूसरे के दुख सुख से किसी को फर्क नहीं पड़ता, कुछ ऐसा है क्या, ऐसा भी बिल्कुल इस स्टोरी का टोन नहीं है। इस स्टोरी का टोन है नोस्टाल्जिक। नोस्टाल्जिक एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि घर की बार बार याद आना, है ना, चाहे जब ये अपनी दादी माँ के बारे में लिखे होंगे तो दादी माँ के बारे में ये पूरा इतना डिटेल बताए हैं जैसे कि हर एक सेंटेंस में लगता है कि अपनी दादी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, है कि नहीं, हर चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो पास्ट की याद आना और फिर अपने घर की याद आना, किसी फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा मिस करना, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और नॉस्टैल्जिक का अर्थ ही यही होता है कि अपने अतीत के बारे में याद करके उसको मिस करना, और फिर अपने फैमिली को याद करके मिस करना, बहुत ज़्यादा मिस करना, और फिर कह सकते हो कि अपने जैसे ये दादी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे तभी इस स्टोरी को लिखे हैं। तो इसका टोन जो है कहने का वो नॉस्टैल्जिक है ना, तो याद रखना नॉस्टैल्जिक का मतलब बहुत ज़्यादा मिस करने के सेंस में। यहाँ पर क्या है, व्हाट डज द रोजरी सिंबलाइज, कि यहाँ पर किस चीज़ का प्रतीक है रोजरी। रोजरी यानी कि जो कंठी माला है, कंठी माला के बारे में बताया गया कि हमेशा दादी माँ जपते रहती थी, वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो वो प्रतीक है वेल्थ का, क्या धन का संकेत है वो, मतलब सिंबल है। सिंबल कहने का मतलब प्रतीक है, बिल्कुल नहीं। पावर का प्रतीक है, नहीं। समय का प्रतीक है, बिल्कुल नहीं। रिलीजियस डिवोशन यानी कि धार्मिक निष्ठा के बारे में है ना, डिवोशन का मतलब निष्ठा।
जिसको बहुत आस्था होती है ना किसी चीज़ के ऊपर, उसके बारे में। तो रिलीजियस डिवोशन का ये सिंबलाइज है, यानी कि एक तरह से कह सकते हो उसका क्या बोलते हैं, सिंबलाइज कहने का मतलब उसका सिंबल है। समझ में आई बात कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि रोजरी जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो धार्मिक निष्ठा का प्रतीक है। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट चेंज इन लाइफ स्टाइल हैपन्स व्हेन द नरेटर मूव्स टू द सिटी। अब जब वो सिटी को चले जाते हैं, जब उनके मम्मी पापा बुला लेते हैं उनको दादी माँ के साथ, तो शहर में जाने के बाद नरेटर के स्टोरी में क्या होता है, लाइफ स्टाइल में क्या चेंज होता है। तो यहाँ पर देखो ही बिकम्स रिलीजियस, क्या वो धार्मिक हो जाता है, कहीं नहीं लिखा ऐसा। ही बिकम्स अ पोएट, बिल्कुल नहीं। ही रिटर्न्स टू द विलेज, क्या वापस वो गाँव आ जाता है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। तो यहाँ पर ही ग्रोज डिस्टेंट फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, मतलब ग्रैंड मदर और उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि एक तरीके से कह लो कि दूरी उन दोनों के बीच बढ़ जाती है। कैसे कैसे बढ़ जाती है, जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तो मोटर बस से जाते हैं, जब मोटर बस से जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अब साथ में ग्रैंड मदर नहीं जाएगी तो दूरी तो बढ़ेगी, है ना। बहुत ज़्यादा क्लोज थे, साथ में आना जाना, है ना, सब करते थे गांव में। यहाँ पर आने से डिस्टेंस थोड़ा सा दोनों के बीच बढ़ जाता है। फिर जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तब उनको अलग कमरा मिल जाता है, इस तरीके से उनकी दोस्ती को स्नैप कर लिया जाता है, मतलब छीन लिया जाता है एक तरीके से, है ना। तो इस तरीके से देखते हैं ओवरऑल उनके दोनों के बीच क्या होता है, ग्रैंड मदर और उनके पोते के बीच, ऑथर के बीच डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स रिएक्शन टू द नरेटर गोइंग अब्रॉड। जब विदेश जाने के बारे में सुनी, अब्रॉड का मतलब विदेश, कौन, जब नरेटर विदेश जाने के बारे में बताए अपनी ग्रैंड मदर को, तो उनका रिएक्शन क्या था, उनके दादी माँ का रिएक्शन क्या था। क्या वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, एंग्री हो गई, बिल्कुल नहीं। क्या बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई, सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई, बिल्कुल नहीं। क्या टीयरफुल फेयरवेल हुआ, मतलब जब जा रहे थे वो तो क्या बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, बिल्कुल नहीं। वो साइलेंट थी और उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर ली कि चलो भाई जा रहा है अब्रॉड तो क्या ही टोकेंगे इसको, है ना। इस तरीके से वो साइलेंटली उनको जाने दी, किसी तरीके का इमोशन शो नहीं करी। जैसे हम भी कभी घर से बाहर जाते हैं तो हमारे भी माता पिता अंदर से तो रोते हैं लेकिन इमोशन को शो नहीं करते हैं, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कह रहा है कि वो साइलेंट एक्सेप्टेंस था कि चलो जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और लास्ट में साइलेंट भी हो जाती है वो। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर अगला पूछा हाउ लॉन्ग वॉज द नरेटर अवे, कितने दिनों तक, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय के लिए, है ना। तो कितने समय के लिए जो नरेटर हैं स्टोरी के वो दूर रहे थे, मतलब विदेश में कितने साल तक रहे थे, तो 5 सालों के लिए वो दूर रहे थे दादी माँ से, है ना। 5 साल को ध्यान में रखना। फिर यहाँ पर अगला क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है व्हेन द नरेटर रिटर्न, जब विदेश से वो वापस आते हैं, हाउ डिड द ग्रैंड मदर वेलकम हिम, किस तरीके से ग्रैंड मदर उनको वेलकम करती हैं। विथ हग्स, क्या वो उसको हग करती हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है, हग तो करी थी, लेकिन देखेंगे यहाँ पर क्यों इसका आंसर नहीं होगा। क्या वो आंसू बहाने लगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। फिर है शी वॉज नॉट एट होम, क्या वो घर पर नहीं थी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। वो तो स्टेशन पर आई थी, है ना, हग भी करी थी। बाय प्रेइंग सिंगिंग एंड थम्पिंग द ड्रम, क्या प्रे करके यानी भजन गा के, सिंगिंग करके, गाना गा के पड़ोसियों को आप सबको बुला करके इवनिंग में, है ना, और ड्रम को लगातार बजा रही थी, तो क्या, और जो वॉरियर्स होते हैं, वॉरियर्स के लिए जिस तरीके से योद्धाओं के लिए गाना गाया जाता है उस तरीके से वो गाना भी गाई थी, है ना। तो विथ हग्स ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हग तो भी तो करी थी। तो जरा बताओ, कोई भी आपके यहाँ आता है मेहमान तो उसको वेलकम करने के लिए जब हग करते हो तो क्या वही वेलकम हो जाता है, क्या वही उसके लिए स्वागत है, बिल्कुल नहीं। वो एक बस जेस्चर है, एक तरीका है ना, कि आप हमारे यहाँ आए हम खुश हो गए। लेकिन वेलकम करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जरा देखो, जैसे उनके लिए भजन गाना, उनके लिए बहुत खूब सारे गाने बजाने करना, है ना, ढोल भी बजाना, तो दादी माँ ये वाला भी काम करी थी। तो जैसे वॉरियर्स आते हैं घर पर युद्ध जीत करके, तो उनके गांव में, उनके देश में उनके लिए विजय गान किया जाता है ना, नाचा जाता है, ढोल बजाया जाता है, तो उसी तरीके से दादी माँ भी करी थी। तो ये है इसका मेन जो आंसर है कि वो भजन भी गाई बहुत ज़्यादा और ढोल भी बजाई उनके खुशी में, वेलकम करने के लिए। बात समझ में आई, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर स्टॉप डूइंग बिफोर हर डेथ। अच्छा, जरा एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताने भूल गया, क्योंकि YouTube में अभी तक इस तरीके से MCQ के फॉर्मेट में किसी ने YouTube में वीडियो नहीं डाला है। अगर आप कहीं पर भी देखते हो, किसी भी चैनल पर देखते हो कि इसमें सारे मेरे कंटेंट को उठा करके छाप दिया गया है, तो आप मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना, मैं उनको कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा। दूसरी बात है कि अगर कोई ऑफलाइन क्लास में इस कंटेंट को
कॉपी करके अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी खुशी होगी कि लोग मेरे वीडियो को देख करके अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पता चले तो मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन लोग पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर स्टॉप डूइंग बिफोर हर डेथ। डेथ से पहले, मृत्यु से पहले ग्रैंड मदर क्या काम करना बंद कर दी थी, स्टॉप कर दी थी? तो हमेशा प्रे किया करती थी, तो प्रे करना वो बंद कर दी थी, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर है, प्रेइंग। ईटिंग, खाना तो छोड़ी थी, लेकिन इसका कहीं खास उसमें जिक्र नहीं है। फीडिंग स्पैरो, क्या स्पैरो को, गौरैया को खिलाना बंद कर दी थी? ये भी बंद कर दी थी, लेकिन स्पेशल तौर पर कहीं वहाँ पर किसी भी सेंटेंस में ऐसा मेंशन नहीं कि मरने से पहले स्पैरो को फीडिंग नहीं करी थी, है ना। फीडिंग तो वो दिन भर में एक बार करती थी, दोपहर के समय में आधे घंटे के लिए, इस चीज़ का मेंशन है। तो मरती तो वो इवनिंग के टाइम में है ना। तो इवनिंग के टाइम में भले स्पैरोज आते हैं, लेकिन उस समय खिलाने का तो होता नहीं। तो मुख्य रूप से वो क्या छोड़ी हुई थी? प्रे करना छोड़ दी थी, है ना, मरने से पहले। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन होगा। क्या बात करना बंद कर दी थी? ऐसा भी नहीं है। ए नंबर पर ज़्यादा विशेष करके फोकस किया गया है सेंटेंस में, जो आपके स्टोरी के सेंटेंस हैं। तो प्रे करना बंद कर दी थी मरने से पहले, तो प्रेइंग इसका स्पष्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर से बिफोर द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। कि जब लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ कहने का मतलब है मृत्यु के समय जब हो गया उनका, तो उसके पहले ग्रैंड मदर क्या बोली थी? लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। आई एम टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ। गुड बाय, कि सबको टाटा बाय बाय, ऐसा भी कहीं नहीं बोली थी। लेकिन एक सेंटेंस जरूर बोली थी कि माई एंड इज नियर। ऐसे तो उनके शब्द में है, ये डायरेक्ट स्पीच है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में ऑथर बताते हैं दादी माँ के बारे में कि वो ऐसा बोली थी कि शी दैट हर एंड वॉज नियर। वहाँ पर क्या बोले थे वो? हर एंड वॉज नियर। तो इसका एक्टिव फॉर्म तो ऐसे ही होगा, एक्टिव नहीं, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म जो होगा, सॉरी डायरेक्ट फॉर्म जो होगा वो तो यही होगा, माई एंड इज नियर। तो ऑब्वियस सी बात है बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि अब मेरा समय मतलब अंत कर गया है, आखिरी समय आ चुका है, दादी माँ ऐसा बोली थी, है ना। अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझते हो तो साफ समझ जाओगे कि इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट अनयूजुअल इवेंट अकर्ड आफ्टर हर डेथ। मरने के बाद ऐसी कौन सी ऐसी घटना घटती है? इवेंट अकर्ड मतलब ऐसी कौन सी घटना घटती है जो अनयूजुअल था। अनयूजुअल मतलब रोज रोज वैसा नहीं देखा जाता था, है ना, एक ही बार वैसी घटना घटी थी। तो कौन सी घटना थी? क्या बारिश की घटना थी? नहीं। लाइट्स फ्लिकर्ड मतलब कोई मरता है तो क्या जैसे भूत आ जाता है रूम में, जैसे देखते हो मूवी वगैरह में लाइट फ्लिकर करने लगते हैं, है ना। उसको क्या बोल सकते हैं कि कभी बंद होना, कभी स्टार्ट होना, ऑन होना, ऑफ होना, ऑन होना, ऑफ होना। तो क्या इस तरीके से लाइट फ्लिकर किए थे? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्या डॉग्स बहुत जोर जोर से भौंक रहे थे? ऐसा भी नहीं है। तो क्या हुआ था वहाँ पर कि जो स्पैरोज थे वो गैदर्ड हो गए थे, जमा हो गए थे इन साइलेंस, शांत होकर के वहाँ पर चर्पिंग्स की आवाज़ भी नहीं कर रहे थे, है ना। तो यही इसका आंसर होगा कि स्पैरो गैदर हो गए थे साइलेंस में। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जो कि अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता है। मतलब पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार था उनको, पक्षियों को भी बहुत ज़्यादा दुख था, इसलिए माँ के द्वारा दिया गया रोटी भी वो लोग नहीं खाते हैं, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, समझ गए। नेक्स्ट है 21 से लेकर के 31 तक लिटरेरी डिवाइसेस। इसका कहने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि किस तरीके के सेंटेंस वहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, उसके ग्रामर पोर्शन को आप समझ पाते हो कि नहीं, ये यहाँ पर आपको पूछेगा। द स्टोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? फिक्शन है, मतलब क्या ये इमेजिनरी स्टोरी है? क्या काल्पनिक स्टोरी है? बिल्कुल नहीं। बायोग्राफी है, बायोग्राफी बोलते हैं, जरा देखो, ऑटोबायोग्राफी और आपका बायोग्राफी दोनों शब्द का मीनिंग समझ लो आज अच्छे से। बायोग्राफी कब बोलते हैं? जैसे कि आपकी जीवनी कोई अगर कोई दूसरा कोई व्यक्ति लिखता है तब उसको बोलते हैं बायोग्राफी। और ऑटो में होता है यहाँ पर ऑटो शब्द, ऑटो शब्द का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद। तो खुद की जब बायोग्राफी लिखते हैं तब उसको कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। मतलब अगर आपकी जीवन की स्टोरी कोई और लिखे तब वो कहलाता है बायोग्राफी, लेकिन अगर आप अपनी स्टोरी खुद अपने हाथों से लिखते हो तब ये कहलाएगा आपका ऑटोबायोग्राफी। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। तो बताओ क्या ये फिक्शनल स्टोरी है, मतलब कि काल्पनिक स्टोरी है? बिल्कुल नहीं। क्या दूसरे के जीवनी के बारे में है? बिल्कुल नहीं। ये ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है, मतलब खुद के जीवन के बारे में ये खाका खींचा हुआ है। जी हाँ। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो अपने स्टोरी मतलब अपने जीवन के स्टोरी के बारे में खुद लिखे हुए हैं, तो ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है ना। तो समझ गया, यहाँ पर सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। सटायर का मतलब क्या व्यंग रूप से लिखा गया, व्यंग्यात्मक है, हंसी मजाक उड़ाया गया किसी का? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर द व्हाट डज द, देखो यहाँ पर व्हाट शब्द छूट गया है ना, आप लोग लिख लेना अपने नोट में। व्हाट
डज मोनो, यहाँ पर द नहीं होगा, व्हाट होगा। व्हाट डज मोनोटोनस मीन, मोनोटोनस का क्या अर्थ होता है, कई बार मैं क्लास में बोल चुका हूँ ना, इसका मतलब क्या होता है। क्या मोनोटोनस का मतलब एक्साइटिंग होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाला, उत्तेजित करने वाला, नहीं। क्या पीस होता है इसका मतलब, बिल्कुल नहीं। क्या सेरेनिटी मतलब होता है ये, नहीं। मोनोटोनस का मतलब होता है क्या, सेरेनिटी का मतलब पीस होता है यानी शांति होता है, तो क्या होता है इसका मतलब, मोनोटोनस का मतलब बोरिंग होता है, फिर अनवेवरिंग टोन होता है। ये मैं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। अनवेवरिंग टोन कहने का मतलब एक ही लय में कोई गाता है, अगर गाना कोई उतार चढ़ाव नहीं है गाने में, है ना, और एक ही लाइन में ऐसे गाया जा रहा है, मतलब कि गाने को भी वो कहानी की तरह कहे जा रहा है, तो वो गाने में कोई मजा है, नीरस हो जाएगा ना। तो उसी को बोलते हैं अनवेवरिंग। अनवेरिंग, वेरिंग का मतलब वेरी, वेरी करने का मतलब होता है बदलना। अनवेरिंग का मतलब जो नहीं बदलता है, तो ऐसा टोन जो बिल्कुल नहीं बदलता है, या फिर बोरिंग है, बहुत ज़्यादा नीरस है, तो इसका अर्थ यही होता है। मोनोटोनस का मतलब यही होता है, बोरिंग या फिर अनवेरिंग टोन। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए समझ गए। अब अगला बात करते हैं यहाँ पर, द स्पैरो साइलेंट मॉर्निंग इज ए सिंबल ऑफ, किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है ये। क्या कि स्पैरो जो होते हैं वो बिल्कुल ही साइलेंटली विलाप कर रहे होते हैं, शोक में डूबे रहते हैं। मॉर्निंग कहने का मतलब क्या होता है, विलाप करना, शोक करना, है ना, एक तरह से रोना धोना करना किसी के जाने के बाद। तो स्पैरो जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, उस दिन चर्पिंग्स भी नहीं कर रहे होते मरने के दिन, है ना। तो इस तरीके से शोक संताप में डूबे रहते हैं, यही तो बात है। तो बताओ ये किसका सिंबल है, ये किसका प्रतीक है। क्या गुस्से का प्रतीक है कि दादी माँ चली गई, हम गुस्से हैं इसलिए चुप हैं, बिल्कुल नहीं। जॉय, क्या खुशी के मारे वो पागल हो गए इसलिए नहीं कुछ चिहचिहा रहे उस दिन, बिल्कुल नहीं। सरप्राइज, क्या ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे, तो भैया आश्चर्यचकित अब तब होते हैं जब आपको कोई खुशी का न्यूज़ सुना देता है अचानक, है ना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, उनका लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, है ना, किसका, स्पैरोज का, कोई उनके जीवन से चले गए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखित है ना। और रेस्पेक्ट, और उनके प्रति, दादी माँ के प्रति बहुत ही ज़्यादा उनके दिल में रेस्पेक्ट होता है, इसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है ना। कि स्पैरो भी वहाँ पर साइलेंट है और शोक में डूबे हुए हैं, मॉर्निंग में डूबे हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोल रहा है, द स्टोरी इज रिटन इन, किसमें लिखा गया स्टोरी। क्या फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब आ तो आई या फिर वी के बारे में लिखा गया है, मतलब कौन जो नैरेटर है वो क्या कह के लिख रहे हैं, ही शी क्या कह के वहाँ पर स्टोरी को बता रहे हैं। तो हर एक जगह तो आई कह के ही लेखक बोले हैं कि मैं यहाँ पर गया, मैं यहाँ पर नहीं गया, है ना, मैं गांव से शहर गया, शहर से यूनिवर्सिटी गया, अलग मुझे रूम मिल गया। तो आई कह के फर्स्ट पर्सन के हिसाब से वो लिखे है। सेकंड पर्सन कहने का मतलब यहाँ पर यू होता है, तो क्या यू के संदर्भ में लिखा है, कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं। थर्ड पर्सन लिमिटेड यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फिर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए के जैसा लिखा है, बिल्कुल नहीं। ओमनिसियंट, ओमनिसियंट कहने का मतलब होता है जो भगवान के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ओमनिसियंट, जिसका मतलब होता है सर्वज्ञ। ओमनी मतलब सब कुछ, और शियंट का मतलब जानने वाला, सब कुछ जानने वाला को इंगित करते हुए लिखा गया है स्टोरी, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई बोल करके ही पूरा स्टोरी को लिखा गया है, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए मैं बोला ना कि किसी भी तरीके से अगर घुमा दिया ना क्वेश्चन, फिर भी आप करेक्ट करके आओगे, देखना। बस इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। देख लेते हैं एक बार कि कितने मिनट्स हुए। यहाँ पर 28 मिनट हो चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर देता हूँ, 50 क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है, द ग्रैंड मदर्स अपीयरेंस इज सिंबल ऑफ, उनका जो ग्रैंड मदर का जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस कहने का मतलब जो दिखने में किस तरीके से लगती हैं, है ना, उनके हाव भाव से किस चीज़ का पता चलता है, अपीयरेंस उसी को बोलते हैं। दिखावे से कैसे दिखती हैं, ग्रैंड मदर का जो दिखावा वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो एंशियंट ट्रेडिशन का प्रतीक है ना। एंशियंट ट्रेडिशन कहने का मतलब कि कोई जो विधवा औरत होती है ना, वाइट कपड़े पहनती हैं हमेशा, ऐसा ट्रेडिशनल है, यानी कि ऐसा माना गया है ना। चाहे तो दूसरी बात ऐसी भी होती है कि वो हमेशा माला जाप करते रहती है, तो ये ट्रेडिशन को फॉलो करने वाली है। समझ गए बात को। तो एंशियंट ट्रेडिशन यानी प्राचीन जो प्रथाएं हैं, उसको उससे पता चलता है कि प्राचीन प्रथाओं को मानती थी। जैसे कि वो म्यूजिक के नाम सुनते ही भड़क गई थी कि भैया ये तो गरीबों भिखारियों के लिए है कि नहीं, समझे कि नहीं बात को। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि वो बहुत ही पुराने सोच की थी, एंशियंट यानी प्राचीन प्रथाओं को फॉलो करने वाली थी। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड अ वेरिटेबल बेड लैम्प ऑफ चर्पिंग्स। यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर दो क्वेश्चन में लिया हूँ, जो दो ही लाइन मुझे दिखे उसमें कौन सा अलंकार छुपा हुआ है। अलंकार तो आप लोग हिंदी ग्रामर में जरूर पढ़े होंगे 10th क्लास में, है कि नहीं। और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं इसको, फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच नहीं, फिगर ऑफ स्पीच। इसका अर्थ क्या होता है, अलंकार, जो आप हिंदी में पढ़े हो। तो जितने तरीके के अलंकार हैं उसको आप पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। अब जरा देखो,
अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स का क्या अर्थ होता है? मुझे लगता है सीबीएसई के बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उसके एग्जाम में क्वेश्चन को टफ किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में भले कम टफ कर दिया जाए, लेकिन सीबीएसई में टफ क्वेश्चंस होते हैं और इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जरा देख लेना। यहाँ पर वेरिटेबल का मतलब होता है बहुत ही वास्तविक, बहुत ही रियल, है ना। और बेडलैम का मतलब होता है जो नॉइज कर रहे होते हैं ना, चर्पिंग्स की आवाज़ करते हुए। चर्पिंग्स का मतलब चहचहाना होता है, पक्षी लोग जो चहचहाते हैं, है ना। तो क्या जो रियल हंगामा वहाँ पर करते हैं चर्पिंग्स, तो हंगामा, नॉइज, बेडलैम, बेडलैम का मतलब होता है हंगामा। तो हंगामा थोड़े कोई करता है, जानवर पक्षी थोड़े करते हैं हंगामा, वो तो मनुष्य करता है हंगामा, है कि नहीं। तो यहाँ पर लग रहा है उनके चर्पिंग से, उनके चर्पिंग्स को कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो कि वास्तविक हंगामा हो रखा है वहाँ पर। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं चपाती के टुकड़े खाऊंगा, है ना। इस तरीके से पूरा वहाँ पर हंगामा मचा रखे हैं, है ना। तो इससे किस अलंकार का पता चलता है? तो यहाँ पर क्या आयरनी यानी कि व्यंग तरीके से बताया गया है, मजाक उड़ाने के तरीके से? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अल्यूजन है, क्या कोई संकेत है? अल्यूजन का क्या अर्थ होता है मैं समझाऊंगा। देखो, अल्यूजन कहने का मतलब होता है जैसे सांस्कृतिक सांकेतिक जो बोलते हैं ना, संकेत किसी के तरफ। जैसे कि मैं बोलूँ यार तुम्हारी बहन तो बिल्कुल सीता माँ है, समझ रहे हो। तो तुम्हारी बहन को किससे तुलना की है? सीता माँ से। तो क्या वो सीता माँ है? बिल्कुल नहीं। एक सांस्कृतिक उनको संकेत किया गया कि उनमें सीता माँ के गुण हैं, उनमें सीता माँ के जैसा बिल्कुल ही धैर्य है। मतलब तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा धैर्यशील है ना। तो सीता माँ का उनका नाम दे दिया गया कि तुम्हारी जो बहन है वो बहुत ही मतलब सीता माँ की तरह है। बात को समझे। तो संकेत कर रहे हैं किसी तरह। तो क्या यहाँ पर किसी तरीके से संकेत किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। पन का मतलब होता है श्लेष अलंकार, मतलब एक शब्द से जो दो मीनिंग निकले, एक शब्द से डबल मीनिंग लिखने। जैसे बोलते हैं ना मन के हारे जीत है, मन के जीते जीत। तो इसमें मन के शब्द आता है। तो मन के मतलब तुम्हारे माइंड के बारे में भी, और एक मन के का मतलब होता है जो कंठी माले के दाने होते हैं, है ना, जो बिट्स होते हैं, उसको भी मन के बोला जाता है हिंदी में। तो एक शब्द से दो अर्थ निकले। तो इसी तरीके से जब किसी शब्द से दो अर्थ निकले तब उसको कहा जाता है, लेकिन ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है मेटाफर। मेटाफर कहने का मतलब होता है रूपक अलंकार। रूपक कहने का मतलब क्या है? रूपक कहने का मतलब होता है कि किसी को किसी चीज़ से तुलना करना। जैसे चर्पिंग्स मतलब चहचहाना होता है, चहचहाने को किससे तुलना कर दिया? वास्तविक हंगामा से। तो एक तरह से उसका रूप दे दिया गया, है ना। चर्पिंग्स को देखो किस तरीके से लिखा गया है, वेरिटेबल बेडलम। मतलब कहने का है ये कि चर्पिंग्स को कहा जा रहा है कि ये तो लगता ही नहीं है कि किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज़ है, लग रहा है कि इंसानों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा वास्तविक जो हंगामा है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर, है ना। तो ये रूपक अलंकार होता है, मतलब चर्पिंग की तुलना की गई है वेरिटेबल बेडलम से। बात को समझे या नहीं समझे? रूपक अलंकार ये कहलाएगा। सीधा ये सेंटेंस अगर एग्जाम में देख लिए तो सीधा मेटाफर पर यानी रूपक अलंकार पर आप क्या करोगे? टिक लगाओगे। कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, बाकी याद भी आपको रखना है। यहाँ पर एक और पूछा गया है अलंकार से, द लायन शी लुक्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। यहाँ पर भी देखो, क्या वो दिखने में लगती थी माउंटेन की तरह? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मेटाफर। तो कहोगे सर अभी अभी तो आपने बताया था कि जब किसी की तुलना किसी से करते हैं तब उसको मेटाफर कहते हैं, रूपक कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना उसको उपमा अलंकार भी बोलते हैं हिंदी में। इसको सिमली बोलते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? सिमली। क्या पढ़ते हैं? स्माइल मत पढ़ना, स्माइल मत पढ़ना, ये सिमली है। क्या है? सिमली। सिमली मतलब होता है उपमा अलंकार। दोनों में अंतर मैं अभी समझाऊंगा आपको। पर्सोनिफिकेशन है, मतलब क्या किसी का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण कहने का मतलब अगर मैं बोल दूं कि चंदा मुस्कुरा रहा है, क्या बोल रहे हैं? चंदा मुस्कुरा रहा है। तो क्या चंद्रमा वो मानव है, वो मुस्कुरा रहा है? बिल्कुल नहीं, है ना, वो तो निर्जीव है। तो चंद्रमा मुस्कुरा रहा है मतलब चांद मुस्कुरा रहा है, कहते हैं ना कई बार सेंटेंस में, गाने वाने में। तो चांद को मानवीकरण किया गया है, मानव का फॉर्म दिया गया, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो ये भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो मानव के बारे में कहा गया है, दादी माँ के बारे में कहा गया है जो निर्जीव से तुलना किया गया है, लेकिन किसी निर्जीव को मानव थोड़े बनाया गया इस सेंटेंस में, ऐसा नहीं बनाया गया है ना। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने तुझे 1000 बार कॉल किया लेकिन तुमने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया, बोलते हैं ना। तो क्या आप उसको 1000 बार कॉल किए थे? इतने फुर्सत में थे आप? नहीं, आप 2-4 बार ही कॉल किए थे, गुस्से में आप भड़क के बोल रहे थे, बढ़ा चढ़ा करके। हाइपरबोल बोलते हैं इसको, अतिशयोक्ति करते हुए, दिखाते हुए, बहुत इंटेंसिटी को दिखाते हुए वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, एग्जैजरेट करके बोलते हैं, तब उस अलंकार को हाइपरबोल कहा जाता है। अब समझते हैं इन दोनों के बीच फ़र्क। जरा देखो, मैं एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से समझना। यहाँ पर मेटाफर, मैं बोलूँ कि तुम्हारा भाई शेर है, क्या है?
तुम्हारा भाई शेर है, तो तुम अपने भाई की तुलना शेर से किए, अब फिर है ना, समझ गए बात को, अपने भाई की तुलना शेर से किए। लेकिन मैं अगर वहां पर बोलूँ तुम्हारा भाई शेर की तरह है, मतलब तुम्हारा भाई शेर नहीं है, तुम्हारा भाई शेर की तरह है, तो वहां पर जो वर्ड आता है ना लाइक, मतलब इसका क्या होता है के तरह, एज, ये सारे जो वर्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं ना, अगर इसका इस्तेमाल है तो वह अलंकार होगा सिमिली, मतलब किसी की तुलना वहां पर किया जाता है। मेटाफर में ये दोनों शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बस इतना सा फर्क है। अगर ग्रामर का थोड़ा सा नॉलेज रखते हो या फिर आप कोई टीचर हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोनों में किसी से किसी की तुलना की जाती है, किसी को किसी के तरह उपमा दिया जाता है, यानी कि उसको एक तरह से उपाधि दिया जाता है। जैसे मैं बोला ना कि तुम्हारा भाई शेर है, तो तुम्हारा भाई को शेर की उपमा दी गई है ना, उपमा यानी कि उसको उपाधि दी गई। तो अगर सिंपली मैं बोलूं कि तुम्हारा भाई शेर है, यानी तुम्हारा भाई को ही शेर बोल दिया गया, शेर की तुलना नहीं की गई, मतलब शेर की उपाधि नहीं दी गई, सीधा सीधा बोल दिया गया तुम्हारा भाई शेर है। लेकिन अगर बोलूं मैं कि तुम्हारा भाई शेर की तरह है, शेर की तरह है, तो की तरह जो वर्ड है ना वहां पर वही डिफरेंस पैदा करता है। लाइक, एज, ये सारे जो वर्ड इस्तेमाल में होते हैं वो सिमिली में इस्तेमाल होते हैं। तो ध्यान रखना, दो शब्द में बोला यहाँ पर, दो सेंटेंस कि तुम्हारा भाई शेर है, ये हो जाएगा मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार, और वहाँ भी तुलना है शेर से। लेकिन अगर बोलूँ तुम्हारा भाई शेर है तो वहाँ पर रूपक अलंकार यानी मेटाफर। लेकिन बोलूँ तुम्हारा भाई शेर की तरह है, की तरह शब्द जैसे लिखा तो वो हो जाता है आपका उपमा अलंकार यानी कि सिमिली। ठीक है, तो इसका आंसर सिमिली इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है शी लुक्ड लाइक, वो उसके तरह दिखती थी। किसके तरह? विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, की पहाड़ पर जो परिदृश्य होते हैं विंटर मौसम में, किसके जैसे परिदृश्य होते हैं, जैसे वहाँ पर स्नोफॉल वगैरह होता है ना, तो बर्फ दिखते हैं ना सफ़ेद चादर की तरह, तो उसी तरीके से दादी माँ पूरे सफ़ेद दिखती हैं, मतलब कपड़े से भी, उनके बाद भी सिल्वर कलर के होते हैं, इसलिए उनकी तुलना की गई है यहाँ पर माउंटेन से, है ना, उसके विंटर लैंडस्केप से। बात को समझ में आई यहाँ पर? तो अगर यहाँ पर रहता कि शी इज द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, ध्यान से समझना मेरे शब्द को, सिंपली रहता ये सब नहीं रहते यहाँ पर, वहाँ रहता शी इज द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, तब हो जाता मेटाफर। लेकिन यहाँ पर लाइक शब्द जो दे दिया गया ना कि शी लुक्ड लाइक, वो किसकी तरह दिखती हैं, तो की तरह जो शब्द आ गया, इसी की वजह से ये सिमिली हो गया यानी कि उपमा अलंकार। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए। यहाँ पर है व्हाट डज बेडलम इन द नेक्स्ट टेक्स्ट मीन, बेडलेम का क्या अर्थ होता है टेक्स्ट में, यानी कहानी में जो बेडलेम है उसका क्या अर्थ होता है? उसका मतलब होता है हंगामा करना, शोर करना, मैडनेस। जब लोग पागल हो जाते हैं तो पागलों की तरह नहीं हरकत करने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं, या फिर नॉइज, बहुत ज़्यादा हंगामा, तो ये इसका मतलब होता है बेडलेम का। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट लिटरेरी डज द ऑथर मेनली यूज, व्हाट लिटरेरी स्टाइल, मतलब जो वहाँ पर लिखे हैं लिटरेचर को, वो किस स्टाइल में लिखे हैं? क्या वो पोएटिक है? बिल्कुल नहीं, कहीं भी यहाँ पर पोएम की बात नहीं कही गई, पोएटिक तरीके से नहीं। डायलॉग हेवी, मतलब बहुत ज़्यादा डायलॉग बाजी की गई है ना, एक दूसरे से दो व्यक्ति वहाँ पर संवाद कर रहे होते हैं, मैं ऐसा हूँ तुम ऐसे हो, इस तरीके से डायलॉग बाजी तो हो नहीं रही। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मतलब सिंगल व्यक्ति बोल रहा है लेकिन ड्रामेटिक तरीके से बोल रहा है, नाटकीय तौर पर बोल रहा है, ये भी इसका आंसर नहीं है। पैराग्राफ में सारा कुछ लिखा गया है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव किया गया है ना, तो पूरे लिटरेरी स्टाइल जो है इस कहानी का ऑथर का, वो मेन किस चीज़ का इस्तेमाल किए हैं? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का इस्तेमाल किया है, मतलब डिस्क्राइब करके बहुत ज़्यादा विस्तार में बताया गया है ना, पैराग्राफ के फॉर्मेट में बताया गया जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, है ना, तो डिस्क्राइब करके बताए गए हैं, तो डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाई इज द स्टोरी इफेक्टिव एज ए पोर्ट्रेट, बोल रहा है कि जो पोर्ट्रेट, जो स्टोरी का टाइटल है पोर्ट्रेट, ये क्या बता रहा है? कहीं पर भी तो तस्वीर के बारे में नहीं बोला है, दादाजी के तस्वीर के बारे में बोला है कि वो मेंटल पीस के ऊपर लटक रहा था दीवार पर, है ना, लेकिन यहाँ पर दादी माँ के तस्वीर के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है। तो बताओ कि यहाँ पर ये पोर्ट्रेट कहना क्यों इफेक्टिव है, क्यों असरदार है कहानी में? ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी शब्द को सजा करके लिखे हैं वो दादी माँ को, वो पढ़ने से साफ साफ मेरे चेहरे, मतलब मेरे दिमाग का एक जो मानस पटल होता है उस पर साफ साफ दिखता है कि हम उनकी तस्वीर को देख रहे हैं। बात समझ में आई? मतलब शब्द जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था आप लोगों को तो आप देखे होंगे कि भैया सर इस तरीके से बता रही जैसे मैं ही ऑथर हूँ और मेरे सामने दादी माँ सीधा आ जाती हैं। तुम लोग को भी ऐसे इमेजिन करवाया था ना? इमेजिन करो तुम्हारे घर में दादी माँ है, तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं, खटास है मिठास है, कैसे रिश्ते हैं। तो इस तरीके से जो बताने का तरीका होता है उससे तुम्हारी दादी माँ का एक छवि आ जाती है तुम्हारे दिमाग पर, मतलब चित्र उभर करके आ जाता है। तो इसलिए चित्र के बारे में पोर्ट्रेट यहाँ पर सार्थक साबित होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि इट पेंट्स
अ विविड पिक्चर, स्पष्ट पिक्चर पेंट करता है तुम्हारे दिमाग पर, किसके? ग्रैंड मदर का, थ्रू वर्ड्स, जो शब्द वो लिखे हैं ऑथर, उससे साफ साफ एक ग्रैंड मदर तुम्हारे दिमाग में नहीं दिखती हैं, जो जो बता रही हैं। जैसे कि एक हाथ कमर पर रखी, तो एक इमेजिन नहीं कर लेते हो तुम, एक चित्र नहीं बन जाता तुम्हारे दिमाग में, एक पोर्ट्रेट नहीं बन जाता दादी माँ का? और अपने स्टूप को, झुकाव को बैलेंस करने के लिए फिर रोजरी से माला जाप करती हैं, तो एक कंठी माला भी लेते हुए एक महिला का चित्र उभर आता है आपके दिमाग में। तो पोर्ट्रेट जो शब्द दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि ऑथर जो है जितने सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किए हैं दादी माँ के लिए, उसके लिए पूरा एक दिमाग में आपका स्पष्ट पिक्चर बन जाता है। बात को समझ पाए? तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर बोल रहा है कि प्लॉट डेवलपमेंट एंड करेक्टर का बिहेवियर, जो दोनों दादी माँ और उनके बिहेवियर के बीच देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है कहानी में। पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू वाइल द नरेटर स्टडी? जब वो पढ़ा करते थे, नरेटर यानी स्टोरी के जो कहते हैं खुशवंत सिंह, उस समय दादी माँ क्या किया करती थी? तो वो स्पन द व्हील, वो क्या किया करती थी? वो चकली चलाया करती थी, मतलब वो चरखा चलाया करती थी, है ना, वो रस्सी बनाने वाला। फिर रिसाइटेड प्रेयर्स, वो अपने भजन में लीन रहती थी, रिसाइट करती थी, बोलते रहती थी, है ना, प्रार्थनाएं। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, मतलब कि वो धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ा करती थी। जब नरेटर पढ़ा करते थे तब। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसका ये नहीं कि वो सोते रहती थी, स्लेप्ट नहीं। रीड बुक्स रीड नहीं करती थी, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, जो यहाँ पर दे रखा है ना। फिर एक क्लीन्ड द हाउस, क्या वो घर को साफ किया करती थी? बिल्कुल नहीं। सीधा सीधा आंसर इसका सी नंबर है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर व्यू म्यूजिक? म्यूजिक को किस नज़र से देखती थी, किस तरीके से व्यू करती थी ग्रैंड मदर? जब सुनी कि उनके स्कूल में वो म्यूजिक का भी क्लास दिया जाता है, तो उनका कहना था एज ल्यूड एंड इनडिसेंट। इनडिसेंट कहने का मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है ना, इनडिसेंट का मतलब इसको बोल सकते हैं असभ्य, है ना, असभ्य तरीके से। ल्यूड का मतलब ये होता है आपका असभ्य, है ना, मतलब बकवास लोगों के लिए होता है, सभ्य लोगों के लिए नहीं होता। ल्यूड एसोसिएशन है म्यूजिक का, ये दादी माँ समझती थी। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। व्हाई डिड द ग्रैंड मदर स्टॉप गोइंग टू स्कूल विथ द नरेटर इन द सिटी? जब शहर गए तो ग्रैंड मदर नरेटर के साथ यानी ऑथर के साथ स्कूल जाना बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो बीमार थी? बिल्कुल नहीं। शी वॉज टू ओल्ड टू वॉक, क्या वो इतना मतलब ओल्ड थी, इतनी बूढ़ी थी कि वो चल नहीं सकती थी? ये भी इसका आंसर नहीं होगा। शी डिसलाइक द टीचर, क्या वो टीचर को पसंद नहीं करती थी इसलिए स्कूल नहीं जाती थी? नहीं जी। द नरेटर स्टार्टेड ट्रेवलिंग बाय बस, वो बस से जाने लगे, है ना, तो बस से जाने लगे तो पैदल ग्रैंड मदर कैसे जाती स्कूल को? क्योंकि गांव में पैदल उनके साथ जाया करती थी। तो साफ साफ है कि वो स्कूल जाया करते थे बस से, इसलिए ग्रैंड मदर उनके साथ नहीं जाने लगी। फिर कह रहा है, व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स मेन एक्टिविटी इन द सिटी? शहर में मेन काम क्या था, क्या एक्टिविटी था ग्रैंड मदर का? टीवी देखते रखती थी? बिल्कुल नहीं। खाना पकाती थी? नहीं। नेबर के पड़ोसियों के यहाँ आती जाती थी? ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। वहाँ पर मेन एक्टिविटी था उनका कि स्पैरो को खाना खिलाती थी, फीडिंग स्पैरोज, बी नंबर ऑप्शन। और विलेज में क्या करती थी? डॉग्स को खिलाती थी। द ग्रैंड मदर वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी ग्रैंड मदर। क्यों? क्योंकि इंग्लिश स्कूल हैड नो रिलीजियस एजुकेशन। ये सुन करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। स्टोरी में देखे होगे डिस्ट्रेस्ड वर्ड को, कि अच्छा तुम्हारे स्कूल में कोई भी धार्मिक चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इसी चीज़ को लेकर के वो ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं, डिस्ट्रेस्ड हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। वाई डिडंट द ग्रैंड मदर शो इमोशन एट द एयरपोर्ट? एयरपोर्ट जब छोड़ने को गई, एयरपोर्ट नहीं दिखाया गया वहाँ पर, साफ साफ दिखाया गया कि रेलवे स्टेशन है ना, तो रेलवे स्टेशन पर उसके बाद वो हो सकता है बड़े शहर को गए होंगे, उसके बाद बड़े शहर से वो एयरपोर्ट लिए होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब एयरपोर्ट पर गई थी ग्रैंड मदर तो अपना इमोशन शो नहीं करी। क्यों? अपना इमोशन मतलब रोई धोई नहीं। क्यों? क्योंकि शी हैड साइलेंट स्ट्रेंथ एंड फेथ, भगवान पर वो सीधा भरोसा करती थी और चुप रहने में ही ज़्यादा विश्वास करती थी, है ना, और इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सी नंबर ऑप्शन। ऐसा नहीं कि वो गुस्से में थी इसलिए नहीं कुछ बोली, ऐसा नहीं कि वो अपने फीलिंग को छुपा रही थी, ये भी नहीं था। फेथ था उनके भगवान के ऊपर, इसलिए तो हमेशा प्रे करते रहती थी, कंठी माला जाप करते रहती थी ना। शी डिडंट केयर, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा उनके जो पोते जा रहे थे बाहर, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट द ग्रैंड मदर प्रेइंग कॉन्स्टेंटली? उसका क्या महत्व है? सिग्निफिकेंट का मतलब व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट द ग्रैंड मदर के बारे में क्या महत्व है कि वो हमेशा कॉन्स्टेंटली लगातार प्रे किया करती थी, भजन गाया करती थी। शी वॉज बोर्ड, इसलिए वो किया करती थी, मतलब भजन इसलिए गाती थी क्योंकि वो बोर हो जाती थी? बिल्कुल नहीं। शी वांटेड अटेंशन, क्या वो दूसरों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करना चाहती थी? ये भी नहीं। इट वॉज अ फैमिली ट्रेडिशन, क्या उनके फैमिली का ट्रेडिशन था? ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया कि उनकी माँ भी जपती थी, उनके पापा भी जपते थे, उनके दादा भी जपते थे, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। मतलब शी बिलीव्ड इन गॉड डीपली, वो भगवान में बहुत ज़्यादा गहराई तक विश्वास करती थी, इसलिए वो हमेशा कॉन्स्टेंटली प्रे किया करती थी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, आफ्टर रनिंग फ्रॉम अब्रॉड
रिटर्निंग, रनिंग नहीं, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड मतलब विदेश से रिटर्न होने के बाद द नरेटर नोटिस्ड हिज ग्रैंड मदर हैड, कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी, ग्रोन स्ट्रोंगर, क्या और मजबूत हो गई थी, बिल्कुल नहीं, बिकम मोर एक्टिव, और ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, बिल्कुल नहीं, 5 साल के बाद तो और बूढ़ी हो जानी चाहिए, है ना। क्या वो उनको भूल चुकी थी, ऐसा भी नहीं है, सी नंबर ऑप्शन होगा। अ वीक बॉडी, थोड़े से कमज़ोर दिखती थी, बट लाइवली स्पिरिट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एकदम खुश मिजाज रहती थी, है ना, मतलब कहने का है लाइवली, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी स्पिरिट से, यानी कि उनके जोश से, बट डिडंट लुक या डे ओल्डर, लेकिन वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखती थी। ये सेम सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है बुक में, है ना, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब विदेश से आने के बाद इसी चीज़ को नोटिस करे कौन, ऑथर, अपने दादी माँ में। क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ हर लाइफ, लाइफ के आखिरी इवनिंग में ग्रैंड मदर क्या करी थी, क्या करी थी, गाना गाई थी और ड्रम को बीट करी थी, मतलब ड्रम बजाई थी, विथ अदर वुमेन, पड़ोस की वुमेन को बुला करके, यही तो करी थी, गाना गाई थी और ड्रम भी बजाई थी पड़ोसियों के महिलाओं के साथ। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द स्पैरो बिहेव आफ्टर हर डेथ, उसके डेथ के बाद कैसा बिहेव करे स्पैरो लोग, यानी कि जितने पक्षी थे वो किस तरीके से व्यवहार किए, क्या चर्प्ड लाउडली, बहुत ज़्यादा जोर से चींची करने लगे, रोने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लू अवे इमीडिएटली, क्या तुरंत वहाँ से उड़ करके भाग गए, बिल्कुल नहीं। पिप्ड थ्रू विंडोज़, क्या विंडो के थ्रू भाग निकले, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ, सैट इन साइलेंस, पूरा शांति में चुप्पी में बैठे रहे, एंड डिड नॉट ईट, और खाना भी नहीं खाए जब उनकी माँ उनको चपाती देती है ना। ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर है कि क्या आप क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटरप्रिटेशन करते हो कहानी को लेकर के, यानी 41 नंबर से 50 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप कितने हद तक, कितने अंदर तक सोच पाते हो कहानी को, उसके बारे में ज़रा चेक करते हैं। क्या सोच सकता है आपके बारे में, ज़रा देखिए। व्हाट मैसेज डज द ऑथर कन्वे थ्रू द रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर, कि ग्रैंड मदर के साथ जो रिलेशनशिप था ऑथर का, उस चीज़ को लेकर के वो क्या कन्वे करना चाहते हैं, कि क्या संदेश देना चाहते हैं। कन्वे का मतलब क्या पहुंचाना चाहते हैं ऑथर आपके तक, कौन सा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, कि ग्रैंड मदर के साथ उनके जो रिश्ते थे उसके द्वारा आप तक जो ऑथर है वो किस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं। क्या जनरेशनल गैप है, यानी कि जनरेशनल गैप है, गैप तो है भैया जनरेशनल गैप, लेकिन क्या यही बताना चाहते हैं, नहीं नहीं। इमोशनल डिटैचमेंट, क्या इमोशनल के बाद वो डिटैच हो जाते हैं एक दूसरे से, मतलब अपनी दादी माँ से डिटैच कहाँ होते हैं, वो तो अटैच ही रहते हैं। फिर है मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट, क्या दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होता है, कि यहाँ पर मॉडर्न चीज़ें सिखाई जाती है, गांव में ट्रेडिशनल चीज़ें सिखाई जाती थी, क्या ऐसा कुछ है। ऐसा तो था, लेकिन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कभी लड़े नहीं दोनों, है ना। यहाँ पर साफ साफ है कि वो एक चीज़ को मैसेज देना चाहते हैं, अनब्रेकेबल फैमिलियल बॉन्ड्स, यानी फैमिली के बीच जो है वो बॉन्ड जो है, संबंध जो है, वो जो बंधन है वो अनब्रेकेबल था, ना टूटने जैसा था। मतलब विदेश भी 5 साल के लिए चले गए थे, फिर भी दादी माँ का प्यार उनके लिए कम नहीं हुआ था, और उनके दिल में दादी माँ के लिए भी प्यार कम नहीं हुआ था। तो सी नंबर ये जताना चाहते हैं। समझ के बाद फिर द ग्रैंड मदर्स डेथ वॉज, उनका जो डेथ था वो कैसा था, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल नहीं, सडन नहीं था। वो विदेश जाने से पहले ही जान गए थे कि शायद कोई कह नहीं सकता है कि मेरी दादी माँ का क्या होगा, वो रह भी सकती है या फिर नहीं भी रह सकती, तो सडन तो नहीं था, पहले से उनके दिमाग में था। लेकिन पीसफुल मौत हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्वक, ऐसा नहीं कि बेड रेस्ट पे हैं 5 साल से, है ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। पीसफुल शांतिपूर्वक उनका हुआ, और एंटिसिपेटेड मतलब जैसा उम्मीद किया जा रहा था कि अब वो डेथ कर जाएंगी, इस तरीके से उनका डेथ हुआ है ना। मतलब कि बहुत ज़्यादा कष्ट में उनका डेथ नहीं हुआ था। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वायलेंट मतलब बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं उग्र होकर के मौत हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय तरीके से, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। पीसफुल तरीके से उनका जैसा उम्मीद किया जाता था, एंटिसिपेटेड था, उनसे अपेक्षित था, उसी तरीके से उनका डेथ हुआ, है ना। अपेक्षित, अब अपनों के लिए, दादी माँ के लिए, दादा के लिए डेथ अगर होना हो तो कैसा अपेक्षित करेंगे, कि मेरी दादी माँ 6 महीना बेड पर पड़े रहें तब मरे, बिल्कुल नहीं। सब लोग चाहते हैं कि आराम से जब भी मरें, चलते फिरते एक ही बार में डेथ हो जाए, है ना। इसका मतलब कुछ चाहता तो नहीं कि डेथ हो जाए, लेकिन हो तो कष्टमय ना हो, है ना। तो इसी चीज़ को बता रहा है, उनका डेथ इस तरीके से था। फिर कह रहा है कि द स्पैरोज रिफ्यूजिंग टू ईट सिग्निफाई, स्पैरोज जो हैं वो रेफ्यूज कर देते हैं खाने, वो खाना नहीं खाते जब माँ देती हैं लास्ट में, ऑथर की माँ तब नहीं खाती हैं। क्यों, किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, किस चीज़ के महत्व को बता रहा है। क्या वो रिबेलियन थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आंदोलनकारी थे एक तरीके से, नहीं, ऐसा भी नहीं था। स्पैरो क्यों नहीं खाए, क्योंकि नेचुरल मॉर्निंग एंड रेस्पेक्ट, नेचुरल कहने का मतलब
प्रकृति में जितने सारे पशु पक्षी होते हैं ना, उनको पालने वाले के प्रति उनके दिल में भी बहुत ज़्यादा जगह होता है। और नेचुरल मॉर्निंग था, बहुत ही शोक में डूबे हुए थे, इसलिए पक्षी नहीं खाए। और उनके लिए रिस्पेक्ट भी था दादी के लिए, इसलिए भी नहीं खाए, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर है वाई इज द स्टोरी टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसका टाइटल पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी क्यों पड़ा? क्योंकि नरेटर ओन्स ए पोर्ट्रेट। क्या नरेटर के पास दादी माँ का एक तस्वीर था? ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। दादाजी का था, दादी माँ के लिए तो नहीं था। इट्स अबाउट ए फोटोग्राफ। क्या फोटो के बारे में? ऐसा फोटो के बारे में कहीं नहीं बोला गया। इट्स ए फेमस नॉवल रेफरेंस। क्या ये कोई नॉवेल से उठाया गया है, उपन्यास से उठाया गया है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बोल रहा है इट मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स फिर प्रेजेंट्स अ विविड इमेज ऑफ हिज ग्रैंड मदर। कहने का मतलब है शब्दों के द्वारा ही वो दिखा दिए, इमेजिन करा दिए कि मेरी ग्रैंड मदर कैसी थी या कैसी नहीं थी, और आपके दिमाग में एक चित्र छपछा जाता है जब वो वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इसलिए इनका टाइटल पड़ा द पोर्ट्रेट ऑफ या लेडी, है ना। मैं भी जब क्लास में पढ़ा रहा था और फिर फर्स्ट सेकंड जो वीडियो बनाया हूँ उसमें भी जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन किया हूँ, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपके दिमाग में दादी माँ का एक चित्र जरूर ही उभरेगा, है ना। चित्र के बारे में तो कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन शब्द से ही आपके दिमाग में एक चित्र छप जाता है दादी माँ के लिए, है कि नहीं। तो इसलिए कहा गया कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसलिए टाइटल है ना। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट एटीट्यूड डज द नरेटर शो टुवर्ड हिज ग्रैंड मदर। अपने ग्रैंड मदर की तरफ वो जो नरेटर हैं, स्टोरी टेलर हैं, वो क्या एटीट्यूड रखते हैं अपनी ग्रैंड मदर की तरफ? क्या इंडिफरेंस है? इंडिफरेंस का मतलब होता है नीरस। नीरस मतलब कहने का जिस पर कोई फर्क ना पड़े। मान लो तुम रास्ते में जा रहे हो, तुम पर मान लो कोई बंदा गिर गया है रास्ते में, तुम उठाए नहीं, चले गए सीधा मुंह उठा के, है ना। मतलब कोई हेल्प नहीं करे, इसका मतलब तुम इंडिफरेंस हो, इंडिफरेंट हो, है ना। इसके लिए एक और शब्द आता है अंग्रेजी में, वो होता है स्टोइक। लिख लेना, STOIC, है ना। स्टोइक और इंडिफरेंट एक ही वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है जिस पर सुख दुख का कोई असर ना पड़े। तो ऐसा तो था नहीं उनका एटीट्यूड नरेटर का अपनी दादी माँ के लिए, है ना। क्या डिसरेस्पेक्ट था? नहीं। क्या एनोयंस था? क्या बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला था? बिल्कुल नहीं। लव था दोनों के बीच में, एडमिरेशन था, मतलब एक दूसरे का एडमायर किया करते थे, प्रशंसनीय था, रिस्पेक्ट भी था, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला व्हाई इज द स्टोरी कंसीडर नॉस्टैल्जिक। क्यों ऐसा स्टोरी कह रहा है कि बहुत ही नॉस्टैल्जिक, मतलब इस कहानी को नॉस्टैल्जिक कंसीडर किया गया। नॉस्टैल्जिक के बेस पर एक क्वेश्चन भी देखे ना, मतलब ये अतीत को याद करने के लिए, मिस करने के लिए किसी फैमिली मेम्बर को, इसके बारे में स्टोरी को कंसीडर किया गया है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्यों कहा गया है? बिकॉज द नरेटर लुक्स बैक, मतलब पास्ट में देखते हैं। लुक्स बैक का मतलब अतीत में देखना, है ना। मतलब अपने बीते हुए कल को देखना। विथ फॉन्डनेस एंड इमोशन, बहुत ही ज़्यादा भावना में बहके, और उसके फॉन्डनेस मतलब बहुत ही ज़्यादा दादी माँ के लिए उनके जगह में प्यार था, उसी चीज़ को लेकर के वो लुक बैक करते हैं, मतलब भविष्य अतीत में देखते हैं, पास्ट में देखते हैं, है ना। इसलिए कहा गया है, मतलब वो जब स्टोरी को लिख रहे होंगे तब वो क्या सोच करके लिख रहे होंगे? अपनी दादी माँ को याद करते हुए सारी बात को लिखे हैं। कहानी पढ़ने से ही लग जाता है ना कि कितना इमोशनल हो करके वो स्टोरी को लिखे हैं। तो कहने का मतलब है कि नॉस्टैल्जिक इसलिए भी कंसीडर किया गया है कि ये स्टोरी फिक्शनल नहीं है, जबकि नॉस्टैल्जिक है ना। ये अतीत को याद करने के जैसा है। समझ गए? तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स रिलीजन। इन ग्रैंड मदर का रिलीजन क्या रहा होगा? कौन से धर्म से बिलोंग करती होंगी? हिंदू, इस्लाम, और फिर क्रिश्चियनिटी, और फिर आपका सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, किस चीज़ को फॉलो करती थी? तो ऑब्वियस सी बात है, कहानी से पढ़ने से पता चलता है कि वो खुशवंत सिंह सरदार जी थे, है ना। कहानी पढ़ के भी पता चलता है, लेकिन अगर देखोगे, हकीकत भी देखोगे तो खुशवंत सिंह सिख धर्म को फॉलो करने वाले थे, और उनकी दादी माँ भी सिख धर्म को फॉलो करती थी, है ना। तो सिख धर्म से बिलोंग करती थी। ये सी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर बिलीव एजुकेशन सिस्टम इंक्लूड। कि जो ग्रैंड मदर बिलीव करती थी कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? वेस्टर्न साइंस, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ वो बोली नहीं थी। लेकिन उनके लिए जो है स्टोरी में बताया गया कि मोरल होना चाहिए, है ना। मोरालिटी उसमें इंक्लूड करने चाहिए एजुकेशन में। मोरालिटी कहने का मतलब नैतिक शिक्षा, है ना। फिर रिलीजियस वैल्यूज़ भी ऐड करने चाहिए स्टोरी एजुकेशन सिस्टम में, ऐसा वो मानती थी कि जब धार्मिक नहीं होगा लोग तो फिर क्या ही फ़ायदा फिर पढ़ाई लिखाई का, है ना। तो धार्मिक होना भी ज़रूरी है। धार्मिक का मतलब सीधा धर्म से नहीं है, कहने का मतलब कि कुछ बुरा कर्म ना करे। वो कब सीखेगा? जब नैतिकता को सीखेगा। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ऐसी दादी माँ समझती थी, बिलीव करती थी कि एजुकेशन सिस्टम में ये सब होने चाहिए।
फिर है व्हाट चेंज अपसेट द ग्रैंड मदर द मोस्ट, सबसे ज़्यादा ग्रैंड मदर को अपसेट नाराज़ कौन सी बात करी है कि इंग्लिश एजुकेशन विदाउट स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब वही धर्म कर्म की बातें है ना, स्पिरिचुअल होना, आध्यात्मिक होना। तो आध्यात्मिकता के बिना जो इंग्लिश एजुकेशन है उसी चीज़ को लेकर के ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट नंबर है यहाँ पर, व्हाट वाज द लास्ट इमेज ऑफ द ग्रैंड मदर इन द स्टोरी, लास्ट इमेज जो बताया गया है ग्रैंड मदर का स्टोरी में वो किस तरीके से बताया गया है, लाइन डेड मतलब मरी पड़ी हुई हैं, है ना, बिल्कुल, विथ ए पीसफुल फेस, बहुत ज़्यादा शांतमय चेहरे से वो पड़ी हुई हैं, सराउंडेड बाय साइलेंट स्पैरोज, और चारों तरफ क्या है, स्पैरोज जो है वो साइलेंट अवस्था में है, कोई भी चींची नहीं कर रहे, है ना। तो यहाँ तक समझ गए, 50 के 50 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे बताना आके एग्जाम के बाद, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करना मैं जल्दी कहने भूल जाता हूँ, लेकिन आप लोग का फ़र्ज़ है कि सर अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि वीडियो को लाइक करें, ज़रूर से कुछ कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और तुम लोग को अच्छे से पढ़ाता रहूँ, ठीक है। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सिखा पाया, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।